अच्छा, हमारे पास फेब मार्च 25 का पेपर है। अच्छा, वैसे ओ लेवल्स में तो नहीं होता फेब मार्च, आईजीसीएसई में होता है। तो ओ लेवल्स का वैसे भी आज हो चुका है एग्जाम। तो ये है कि आपके पास इसमें एमसीक्यूज की जब प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स तो यही हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट्स को आप फिर से रिवाइज करोगे और बस क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यूज के अटेम्प्ट करोगे। और एटीपी भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से एटीपी को भी रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि थ्योरी तो अब सारी हो चुकी है तो किसी को कोई ऐसा डाउट भी नहीं है। तो वह आईजीसीएसई वालों का जो है वो 9th को एग्जाम होना है। तो वो उसको प्रिपेयर कर लेंगे और फिर ये कि नेक्स्ट क्लास से हम एटीपी भी स्टार्ट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट जो आप दोनों का एक साथ ही होगा, एटीपी आईजीसीएसई और ओ लेवल्स। तो उसकी जो है वो प्रिपरेशन के लिए सारी चीज़ें फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगी। वैसे वो ऑलरेडी ड्राइव लिंक पे अपलोडेड भी हैं, लेकिन हम उसको नेक्स्ट टाइम प्रॉपर स्टार्ट कर लेंगे रिविजन। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से अगर स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 1 इस बार एक्सटेंशन से रिलेटेड दिया उन्होंने डायरेक्ट, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। और इसमें आपने स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इजी है। के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स। और अगर एफ की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो आप कोई भी वैल्यू ले लो अपनी मर्जी की जो आपको इजी लगे। ठीक है, आप 3000 ले लो, 4000 ले लो, 5000 ले लो। ठीक है, जैसे 5000 डिवाइडेड बाय 0.1 आ रहा है यहाँ पर। अगर हम लास्ट पॉइंट लेते हैं तो 5000 डिवाइडेड बाय 0.1, तो इसमें हम एक ज़ीरो और ऐड कर देंगे, फिर 50,000 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। और बी पार्ट है, अ स्टूडेंट स्टेट्स that the spring has not reached the limit of proportionality when a force of 4500 Newton is applied to it. State how the graph shows that this statement is true. ठीक है, ये भी बहुत आसान है, रिपीटेड पार्ट है, ये भी पहले भी पास पेपर में आ चुका है। क्योंकि आपके पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है आपको, तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों वैल्यूज जो है वो अभी तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है। जब तक स्ट्रेट लाइन होती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट होता है। तो आप इसमें 1 मार्क के लिए स्टेट करना है। तो आप इसमें स्ट्रेट लाइन के बारे में लिख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, या आप इसमें ये लिख सकते हो कि इसका स्लोप या ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो इस सेंस में भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सी पार्ट है, स्प्रिंग्स कैन बी कंप्रेस्ड by forces. The spring described by figure 1.1 is compressed by a force capital F has an extension of 0.025, नेगेटिव में है। F आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो F इक्वल्स टू के एक्स यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस किया है ना, तो इसलिए ये वाली वैल्यू नेगेटिव में आई है। क्योंकि नेगेटिव लेंथ, ओरिजिनल लेंथ से आप लेंथ को कम कर रहे हो, तो इसलिए नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो इससे कोई मसला नहीं है, हमें कंप्रेशन में नेगेटिव ही आता है। और बाकी फोर्स जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। वैल्यू ऑफ के जो है वो अभी कैलकुलेट हमने की थी ऊपर, 50,000, एक्सटेंशन 0.025। तो 1250 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन कंपलसरी नहीं है लगाना, क्योंकि वो आप सबको पता है कि कंप्रेशन की वजह से आया था। और डी पार्ट है, स्टेट वेदर फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सप्लेन योर आंसर। 1 मार्क के लिए बहुत आसान है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये इजी हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो मोमेंटम से रिलेटेड है, क्योंकि दो बॉडी सिस्टम है यहाँ पर।
ट्रॉली ए एंड बी आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस बेंच। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन जब आप खुद भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको देखकर पता चल जाता है इसका टॉपिक कौन सा होगा। अब जैसे यहाँ दो बॉडी सिस्टम था ना, तो ये सिर्फ मोमेंटम में ही होता है ऐसा। और क्योंकि शुरू के क्वेश्चन है वो जर्नल फिजिक्स से ही होते हैं, तो आपको देखकर आइडिया हो जाता है। लेकिन कभी क्वेश्चन ऐसा हो कि आपको देखकर आइडिया भी नहीं हो टॉपिक का, और रीड करने के बाद भी समझना है डायरेक्टली कि इसमें क्या अप्लाई करना है, तो पहले उस क्वेश्चन को आप स्किप करके कोई दूसरा देख लो। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रॉली ए मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 0.44, और बी जो है वो स्टेशनरी है। तो इसका मतलब है कि ये u1 की वैल्यू हो जाएगी और u2 जीरो हो जाएगा। ट्रॉली ए बिफोर इट कोलाइड्स विद द ट्रॉली बी, ठीक है। स्टेट द मोमेंटम ऑफ द ट्रॉली बिफोर द कोलिजन, एक्सप्लेन योर आंसर। तो बी तो मूव कर ही नहीं रहा था, ये तो जीरो था पहले, तो इसका मतलब है इसका मोमेंटम भी जीरो होगा। तो इसका जीरो मोमेंटम होने का मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड ही नहीं है, तो इसका मोमेंटम जीरो होगा। ठीक है। क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड जीरो है, तो इस वजह से इसका जो मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब आप उसको जैसे भी एक्सप्लेन करना चाहो 1 मार्क के लिए। फिर उसके बाद है आफ्टर द कोलिजन द टू ट्रॉलीज आर जॉइन टुगेदर एंड ट्रेवल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये जॉइन टुगेदर वाला केस भी आपने पहले भी किया हुआ है, जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं उनकी वेलोसिटीज एक जैसी हो जाती हैं। और द मास ऑफ द ट्रॉली ए इज 0.5 kg, बी का मास फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो m1 u1 प्लस m2 u2, और क्योंकि ये दोनों ट्रॉलीज कंबाइन हो गई हैं तो इनकी वेलोसिटी को सिर्फ हम v कंसिडर करेंगे इस तरह से, v1 v2 के बजाय। और m1 की वैल्यू जो है वो 0.75 गिवन है, और इसकी वेलोसिटी ऊपर गिवन थी 0.44। और इसका मोमेंटम तो जीरो था, अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें m1 की वैल्यू हमें पता है 0.75, बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो m2 अननोन हो जाएगा। और वेलोसिटी उन्होंने हमें दी है फाइनल दोनों की कंबाइन 0.18। ठीक है। तो बस आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो कैलकुलेशन करते हैं पहले। 0.75 इंटू 0.44, 0.33। और ये 0.18 को पहले यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 0.75 प्लस m2, 0.33 डिवाइडेड बाय 0.18, और जो भी आंसर आएगा -0.75, 1.08 आंसर होगा इसका। और राउंड ऑफ 1.1 भी कर सकते हैं हम इसे। m2 इज इक्वल्स टू 1.08, और राउंड ऑफ 1.1 kg। ठीक है। तो ये आपके पास मोमेंटम सेकंड बॉडी का मास हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस दिए अभी तक, तो सेकंड क्वेश्चन अभी हाफ रहता है, बल्कि ये भी एंड होने वाला है। सी पार्ट है, द ट्रॉलीज मूव ऑन टू अ रफ सरफेस which exerts a constant force capital F on the trolleys and bring them to rest in 2.6 seconds। ठीक है। यहाँ पे रफ सरफेस की बात हो रही है, तो इस वजह से ट्रॉलीज जो है वो कुछ टाइम बाद रेस्ट पे आ गई, और एक कांस्टेंट फोर्स उन पर एक्ट कर रही थी, और टाइम 2.6, तो एफ कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो इजी है ये भी।
आपको पता है कि मोमेंटम का आप टॉपिक कर रहे हो, तो मोमेंटम में आपने वो क्वांटिटी सोचनी है जिसमें आपके पास फोर्स भी आती हो और मोमेंटम भी आता हो। तो फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि फाइनल माइनस इनिशियल। अब क्योंकि इन्होंने कहा था ट्रॉलीज मूव ऑन टू अ रफ सरफेस, और प्रीवियस पार्ट में आपको ये बात पता है कि ये दोनों एक साथ जा रही हैं, जॉइन टुगेदर। तो दोनों का मास कंबाइन करना होगा, 0.75 और ये 1.1 या 1.08, अगर आपने अपने आंसर में लिखा है तो 1.08 आप कंसिडर करोगे। तो मास हो जाएगा 0.75, 1.1, और वेलोसिटी दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0.18 थी जिससे वो मूव कर रहे थे। डिवाइडेड बाय टाइम, 2.6 सेकेंड्स। तो 0.86, नहीं, 1.86, 1.85 मल्टीप्लाई बाय 0.18 डिवाइडेड बाय 2.6, 0.128, 128। और अगर आप थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखते हो तो 0.128 लिख सकते हो। अगर मोस्टली जैसे मार्किंग स्कीम में टू सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट 0.13 न्यूटन्स। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, a different rough surface exerts a smaller resistive force on the trolleys. State how this affects the time taken to bring the trolleys to rest. Explain your answer. ठीक है, बहुत इजी सा है क्वेश्चन। अगर आपके पास रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से तो टाइम आपको ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस कम होगी तो लॉन्ग ट्रैवल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी आपको ग्रेटर मिल जाएगी इस बार। क्योंकि अगर आपके पास टायर्स की एग्जांपल लो, आप जैसे टायर्स हैं, टायर्स अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो वो क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अगर टायर्स की कंडीशंस बहुत ख़राब है और वो बहुत पुराने, तो अगर आप उतनी ही ब्रेक अप्लाई करो तो वो स्किड करेंगे और कार को स्टॉप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इस वजह से तो यहाँ पर ये होगा कि टाइम की वैल्यू पहले से ज़्यादा होगी। जो जैसे पहले था 2.6, तो इस बार मोर देन 2.6 सेकेंड्स होगा। या आप सिंपल लिख सकते हो कि टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में हम यही लिखेंगे, बिकॉज ऑफ लेस रेजिस्टिव फोर्स। और अगर आप अपने फॉर्मूला में भी देखो ना, तो आपको वहां से भी ये चीज पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेस रेजिस्टिव फोर्स, तो टाइम की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी। ठीक है, तभी फोर्स की वैल्यू उसके इन्वर्सली है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस तो उन्होंने बहुत बेसिक से दिए हैं। इसमें मतलब कुछ इतनी डिफिकल्टी नहीं थी कि आपको सोचना पड़े रुक कर कहीं। नंबर 3 देखते हैं, ये थर्मल से रिलेटेड है। तो यहाँ से थर्मल सेक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो जर्नल फिजिक्स से उन्होंने सिर्फ 13 मार्क के क्वेश्चंस दिए हैं फेब मार्च में। एक 7 मार्क का था और उससे प्रीवियस शायद 6 मार्क का था। हाँ, 13 मार्क्स के जर्नल फिजिक्स के क्वेश्चंस दिए हैं इस बार। तो इसका मतलब है किसी और का वेटेज ज्यादा किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी या वेव्स में से शायद।
तो फिगर 3.1 shows a main electric heater used to heat a small room. State the region of electromagnetic spectrum which radiates thermal energy from the heater. तो सिंपल सा है, इंफ्रारेड, क्योंकि इंफ्रारेड जो है वो हॉट बॉडी से रिलीज होती है, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस। B part is explain why the shiny metal surface behind the heating elements increases the thermal energy radiated into the room. तो शाइनी सरफेस आपको पता है कि गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, बैड एब्जॉर्बर होते हैं, इस वजह से। सो शाइनी सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स एंड बैड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन। और सी पार्ट इज द मेटल आउटर केसिंग ऑफ द हीटर इज earthed, स्टेट व्हाई दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो मेटल केसिंग जो है उसे अर्थ कर दिया, यानी उसके साथ आप वायर कनेक्ट करके उसे ग्राउंड कर दोगे। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन में कैसे यूज किया जा सकता है? तो सेफ्टी प्रिकॉशन में यूज करने का इसको मतलब ये है कि अगर कोई मेटल बॉडी को टच करता है तो जो उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक का उसमें चांस होता है। तो इस वजह से उसके साथ एक अर्थ वायर कनेक्ट करके उसे ग्राउंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सेफ्टी प्रिकॉशन में आएगा, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो उन्होंने बस सिंपल कहा स्टेट व्हाई दिस इज एन इम्पोर्टेंट। तो स्टेट में आपको पता है कि बस आप सिंपल आंसर मेंशन कर देते, तो उसमें कोई डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होती ना, उन्होंने पूछा आपसे कि आप इसको डिटेल एक्सप्लेन करो। 'D' part, the main voltage is 230 volt. The two identical heating elements are connected in parallel. Each heating element has a resistance of 89 ohms. Calculate the current in one heating element. तो यहाँ पे थर्मल के साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेन वोल्टेज 230 है और दो आइडेंटिकल हीटिंग एलिमेंट्स हैं और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ईच हीटिंग एलिमेंट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 89 ohms। ठीक है, तो दोनों रेजिस्टर्स जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं या हीटिंग एलिमेंट्स, उनकी रेजिस्टेंस 89 ohms है। और एक में आपने हीटिंग एलिमेंट में एक में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब ये होगा कि वोल्टेज तो दोनों पे सेम होगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका मतलब ये कि हम इजीली करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 230 डिवाइडेड बाई 89, 2.58।
और अगर राउंड ऑफ करते हैं 2.6 एम्पियर। और सेकंड पार्ट है, शो दैट द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द हीटर इज अप्रोक्सीमेटली 1200 वॉट, स्टेट एनी इक्वेशन यू यूज इन वर्ड्स और सिंबल्स। इक्वेशन लिखना कंपलसरी है। तो पावर का फॉर्मूला वैसे तो हम यूज करते हैं P इज इक्वल्स टू वी आई, तो ये इक्वेशन भी होना जरूरी है आपके आंसर में। और वोल्टेज की वैल्यू 230 है। और करंट है 2.6। अच्छा, 2.6 से याद रखना है आपने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन था तो वोल्टेज सेम है, करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और करंट डिवाइड होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो करंट की वैल्यू है ना, ये सिर्फ एक हीटर के लिए। सेकंड हीटर के लिए क्या होगा कि आपको इसको ऐड करना होगा। तो 2 + 6 +2.6। ठीक है। तो इसको डबल कर देंगे क्योंकि दोनों पैरेलल में कंबाइन थे, इस वजह से दोनों में करंट की वैल्यू इंडिविजुअल जाएगी। और जब आप टोटल की बात करोगे तो टोटल में टोटल करंट के लिए आप उन्हें ऐड करोगे। ठीक है, 2.6 और 2.6। ये 5.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 230, ये हो जाएगा 1196 इक्वल्स टू 1200 वॉट। ठीक है, राउंड फिगर। और थर्ड पार्ट है, द हीटर इज 95% एफिशिएंट at converting electrical work done to thermal energy. Calculate thermal energy emitted by the heater in D part 2 in 60 seconds. और टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर होना चाहिए। तो 90% एफिशिएंट है। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। टाइम उन्होंने आपको 60 सेकंड्स का दिया है। ठीक है। तो पावर की वैल्यू जो है वो 1200 है, मल्टीप्लाई बाय 60। 72,000 जूल्स। अच्छा, वैसे ये तो आ गई एनर्जी की वैल्यू, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये 95% एफिशिएंट है। तो इसका मतलब है सारी एनर्जी तो यूज नहीं होगी, हमें चाहिए सिर्फ 95%। 95% का मतलब ये हुआ कि 0.95। तो 0.95 के अकॉर्डिंगली इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.95 से, ताकि 95% आपको पता चल जाए कि कितना होता है इसका। 68400। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। अच्छा, नंबर 4 में फिर से इन्होंने जर्नल फिजिक्स से रिलेटेड पार्ट पूछा है। A train has a maximum speed of 200 km per hour. It accelerates from rest with constant acceleration of 0.7 meter per second square. Define acceleration. So सबसे पहले acceleration की definition आएगी, बहुत easy है, rate of change of velocity। और second part is state the maximum speed of the train is approximately 56 meter per second। तो मैक्सिमम स्पीड आपने प्रूव करना है कि 56 मीटर पर सेकंड है। और यहाँ पर जो स्पीड थी वो 200 किलोमीटर पर आवर थी। तो बेसिकली इसे कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। और 1 आवर का मतलब हुआ 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स।
200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, 55.55। तो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने कहा था कि ये 56 के इक्वल ही आएगा। थर्ड पार्ट है, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द ट्रेन टू रीच इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो टाइम टेकन बताने के कितना हो सकता है रीच करने के लिए इस स्पीड को। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और टाइम इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसकी जगह पर एक्सेलरेशन आ गया। तो स्पीड अभी हमें पता है कि 56 थी टोटल एवरेज, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.7। सो 56 डिवाइडेड बाय 0.7, ये हो जाएगा 80। और बी पार्ट है, द ट्रेन हैज़ अ टोटल मास 440,000, कैलकुलेट द फोर्स विच कॉजेज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पर जो मास की वैल्यू है वो 440,000 गिवन है, और फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है विच कॉजेज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन हो रही थी। ठीक है, तो F इक्वल्स टू एम ए यूज करेंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, 0.7, 308,000। तो ये न्यूटन्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी। और सेकंड पार्ट है, द ट्रेन ट्रेवल्स इनटू अ हेडविंड, द फोर्स ऑफ इज of this headwind opposes the motion of the train. State and explain the effect of this force on the motion of the train। तो अब हेडविंड के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने बताना है कि वो उसकी मोशन को अपोज कर रही है। तो मोशन को अपोज करने का मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। एक्सेलरेशन डिक्रीजेस क्योंकि ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। एक्सप्लेनेशन है, रेजिस्टिव फोर्स जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीजेस, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर LDR हैज अ लो रेजिस्टेंस इन हाई लाइट इंटेंसिटी एंड अ हाई रेजिस्टेंस इन द डार्क। स्केच अ ग्राफ ऑफ रेजिस्टेंस ऑन y एक्सिस अगेंस्ट लाइट इंटेंसिटी ऑन x एक्सिस फॉर एन LDR। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस को y एक्सिस पे रखना है और इंटेंसिटी को x एक्सिस पे रखना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को y एक्सिस पे रखेंगे और इंटेंसिटी को x एक्सिस पे। और LDR की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनाएंगे।
रेजिस्टेंस इन ओम्स और लाइट इंटेंसिटी। और इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो इंक्रीजिंग अगर इंटेंसिटी है तो रेजिस्टेंस उसकी डिक्रीज होगी, इस तरह से। बी पार्ट है। फिगर 5.1 shows part of the electric circuit used to turn on a light when it is dark. Complete the circuit in figure 5.1 with the symbol for LDR. तो LDR यहाँ पे कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट करना है। LDR सिंपल है यहाँ पर, आपने दो एरोज यहाँ पे शो करने LDR के लिए। सेकेंड पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई द लैम्प इज ऑफ इन द लाइट एंड लैम्प इज ऑन इन द डार्क, यूज आइडियाज अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस इन योर आंसर। तो बहुत इजी है। जब लाइट मतलब ब्राइट आपके पास सराउंडिंग थी, लैम्प इज ऑफ बिकॉज लाइट इंटेंसिटी because light intensity is high and resistance of LDR decreases and potential difference across also decreases। ठीक है, और डार्क रीजन में क्या होगा, इसका ऑपोजिट। इन डार्क रेजिस्टेंस ऑफ LDR increases and the potential difference across it also increases। तो ये भी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, काफी बार पास पेपर्स में आपने देखी है ये एक्सप्लेनेशन। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 6। It shows an object O which is 5 centimeter away from the center of a thin converging lens capital L. The focal length L is 3 centimeter and figure 6.1 is drawn to full scale। तो ये फुल स्केल डायग्राम है, यानी आप इसे मेजर कर सकते हो। लेबल द प्रिंसिपल एक्सिस विद P, प्लेस अ लेटर X at focal point, draw two rays from O to locate the tip of the image produced by the lens। तो इसमें सारी चीजें आपने मार्क करनी है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस तो ये रहा, मेन लाइन। अब प्रिंसिपल फोकस के लिए हमें ये देखना होगा कि जो लाइट रे पैरेलल होती है वो इससे पास होती है पॉइंट से, तो वो हमें दोनों तरफ इक्वल बनाना होगा। तो फिलहाल तो उन्होंने हमें कोई वैल्यू दी नहीं है कि इसका प्रिंसिपल फोकस इतना होना चाहिए। भाई ये पता है कि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे है, बल्कि फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर की है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सही है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पे रखते हो, 5 सेंटीमीटर अभी मेरे पास ये
यहाँ पर बन रहा है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 3 सेंटीमीटर अगर मार्क करेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर भी 1 2 3। तो ये पॉइंट एक्स हो जाएगा, और ये पॉइंट भी एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो लाइट रेज जब आप बनाओगे यहाँ से, तो एक लाइट रे यहाँ फोकस से चली जाएगी, और एक लाइट रे बिल्कुल सेंटर से जाएगी स्ट्रेट। तो यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी। ठीक है। तो ड्रॉ टू रेज फ्रॉम ओ, लोकेट द टिप ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस। तो इमेज आ रही है यहाँ पर। और फोर्थ पार्ट में, इन टेबल 6.1 प्लेस अ टिक इन द राइट हैंड कॉलम टेक्स्ट ऑल द टर्म्स दैट डिस्क्राइब द इमेज। तो इजी है, एक तो इन्वर्टेड है, ठीक है, और इन लार्ज भी है क्योंकि आप देख सकते हो उसका साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा ही है, और रियल है। ठीक है। और बी पार्ट में, द फोकल द ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू लेंस, द न्यू डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज लेस देन द प्रीवियस वन। डिस्क्राइब हाउ द न्यू इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम द इमेज इन पार्ट A4। तो जब आप बहुत ऑब्जेक्ट को क्लोज लेकर आते हो, तो उसमें वर्चुअल इमेज बनती है, मैग्नीफाइंग ग्लास वाली। ठीक है। तो जो न्यू इमेज होगी, न्यू इमेज इज वर्चुअल, अपराइट, एंड ऑन सेम साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। फिगर 7.1 इज अ स्केल ड्राइंग ऑफ लाइट अप्रोचिंग अ नैरो स्लिट। नेम द वेव इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द नैरो स्लिट। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो डायफ्रैक्शन होगा डेफिनेटली। और सेकंड पार्ट, यूजिंग फिगर 7.1 डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर अब आपने डायग्राम की हेल्प से आंसर देना है, और उन्होंने कहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल होगा इतने मीटर्स के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका सेंटीमीटर हमें मेजर करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप ओरिजिनली मेजर करोगे पेपर पे, तो वो 1.2 सेंटीमीटर आएगा। 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4.8,
-7 मीटर। ठीक है, तो आपने इन दोनों मतलब वेव्स का वेवलेंथ मेजर करना है, और ओरिजिनल जो भी आएगा ऑन पेपर उसको आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ऑन फिगर 7.1, ड्रॉ थ्री वेव फ्रंट्स दैट हैव पास थ्रू द नैरो स्लिट। तो अब आपने यहाँ पर जो है वो तीन वेव फ्रंट्स बनाकर दिखाने, और डेफिनेटली उसमें आपको चीज़ पता है कि अगर आपके पास गैप जो है वो, अगर वेवलेंथ ग्रेटर है गैप से, तो उसमें सेमी सर्कल बनते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर है गैप से, तो यहाँ पे आपने सेमी सर्कल्स बनाने हैं। और ये वेवलेंथ आपके पास वही 1.2 जितना होना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। और बी पार्ट है, अ फॉग हॉर्न emits a sound with frequency 380 hertz. The sound is heard by a ship 2.5 kilometer away from the foghorn. The speed of sound in air is 330 meter per second. State that the wavelength of the sound is approximately 0.9 meter. State any equation you use in words or symbol. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है 380, और डिस्टेंस गिवन है किलोमीटर्स में, और आपने वेवलेंथ शो करना है, साथ में स्पीड भी गिवन है। तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा अगर हम यूज करते हैं, 330 डिवाइडेड बाय 380, ये आंसर आ रहा है 0.86, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.9 मीटर्स। सेकेंड पार्ट है, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स फॉर साउंड टू ट्रेवल टू शिफ्ट फ्रॉम द फॉग हॉर्न। तो टाइम फाइंड आउट करना है, तो इसलिए उन्होंने आपको डिस्टेंस दिया था। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस उन्होंने किलोमीटर्स में दिया था, आप उसे मीटर्स में कन्वर्ट करो, फिर स्पीड से डिवाइड कर दो। और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करोगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 330, 7.57, यानी 7.6 सेकेंड्स। Question number 8. It shows a metal rod suspended in a magnetic field produced by a pair of permanent magnets. The metal rod is connected to a cell and there is a current in the metal rod. State the direction of the force on the metal rod due to the current. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है बेसिकली, तो इसमें हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड की तरफ है, यानी जो आपकी फर्स्ट फिंगर होगी वो राइट साइड की तरफ पॉइंट करेगी। और करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा करंट, और वो जाएगा इनटू द पेपर। तो करंट की डायरेक्शन होगी इनटू द पेपर, सेकंड फिंगर पॉइंट करेगी इनटू द पेपर। और इसके अकॉर्डिंगली जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो थम्स डाउन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डाउनवर्ड। एक्सप्लेनेशन वही सिंपल है कि हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कंसीडर किया,
और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को कंसिडर करने के बाद जो है वो करंट की डायरेक्शन इनटू द पेपर थी। ठीक है। और फील्ड की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड की तरफ थी। तो फर्स्ट फिंगर उसकी तरफ पॉइंट कर रही थी। तो जो थंब था वो डाउनवर्ड जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप इसमें लिख दोगे। और उसके बाद वो कह रहे हैं द कनेक्शंस टू द सेल आर रिवर्स्ड, स्टेट हाउ दिस चेंज इफेक्ट्स द फोर्स ऑन द मेटल रॉड। तो जब करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे, करंट की डायरेक्शन पहले इनटू द पेपर थी, अब वो चेंज होकर आपने आउट ऑफ द पेपर कर दी, तो उसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, फोर्स चेंजेस टू अपर डायरेक्शन। उसके बाद सी पार्ट है, टू मैग्नेट्स एंड अ सेल आर यूज्ड टू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर एज शोन इन फिगर 8.2। तो यहाँ पर कुछ आपके पास पार्ट्स हैं, उनके फंक्शन आपने मेंशन करने हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जे है, जे रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, कार्बन ब्रशेस को। ठीक है। तो इनकी सबकी डेफिनेशन हमारे पास नोट्स में मेंशन है, तो आप वहां से सिंपल कॉपी पेस्ट करोगे इसे। स्लाइडिंग कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं कार्बन ब्रशेस सर्किट से कॉइल तक। और एम जो है वो आप देख सकते हो वो कम्यूटेटर के साथ है। जे के बाद उन्होंने के पूछा है, के यहाँ पर कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो कि करंट को कैरी करेगी और उसके साथ साथ फिर मैग्नेटिक फील्ड उसमें जन उससे फोर्सेस पे एक्ट करेगी। और कैपिटल एल की अगर हम बात करें तो वो एक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो एक्सल के अराउंड क्या होगा, रोटेशन होगी, कॉइल रोटेट्स। तो एक्सल के जो है वो अकॉर्डिंगली वो रोटेट करेगी बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। और लास्ट में जो है वो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर आपको पता है कि वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए एवरी हाफ साइकिल यूज किया जाता है इसमें। और वो भी आपके पास नोट्स में मेंशन है। ठीक है। और नाइन्थ क्वेश्चन है न्यूक्लियर से रिलेटेड। स्ट्रोंशियम 90 इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ स्ट्रोंशियम एंड इसकी न्यूक्लियाइड न्यूटेशन भी गिवन है। एक्सप्लेन व्हाट इज आइसोटोप्स आर। सो आइसोटोप्स का मतलब आपको पता है कि सेम प्रोटॉन नंबर डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, सेम प्रोटॉन नंबर डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। उसके बाद है सेकंड पार्ट, कंप्लीट टेबल 9.1 फॉर स्ट्रोंशियम 90। तो यहाँ पर जो है वो 38 लिखा हुआ है नंबर इन एटम्स। और आउटसाइड न्यूक्लियस, आउटसाइड न्यूक्लियस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अगर आप एलिमेंट का नंबर देखो वैसे तो उसको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आउटसाइड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके पास न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो
कि नंबर इन वन एटम, इसमें न्यूट्रॉन बताना है, तो न्यूट्रॉन इक्वल होगा 90 - 38 के। ये हो जाएगा 52, और इसकी लोकेशन होगी इनसाइड न्यूक्लियस। इनसाइड न्यूक्लियस, और उसके बाद है फिर प्रोटॉन। ठीक है, जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस उसके साथ ही होते हैं इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी के बराबर। बी पार्ट है, स्ट्रोंशियम 90 इज यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट्स इन इंडस्ट्री and it decays by beta particle which pass through a metal sheet to a detector. One metal sheet is 0.75 millimeter thick. Suggest why strontium 90 is a suitable radioactive source to measure the thickness of the metal sheet. तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि ये आपके पास मटेरियल जो है वो सूटेबल क्यों है इसको डिटेक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली वो उसमें पेनिट्रेट कर सकता होगा। ठीक है, इट कैन पेनिट्रेट थ्रू 0.75 millimeter thickness of sheet and reach the detector. और सेकंड पार्ट है, द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम 90 इज अप्रोक्सीमेटली 27 ईयर्स। तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 27 ईयर्स है। इट शोज द शेप ऑफ अ डिके कर्व। सो स्ट्रोंशियम 90 source is replaced with a new source after 15 years. Suggest why strontium 90 source that is more than 15 years old needs to replace with a new source. तो 15 ईयर्स की अगर आप बात देखो ग्राफ में, तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो जो उसकी पेनिट्रेशन पावर होगी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो रेडिएशंस एमिट हो रही थी वहां से, वो डिके की वैल्यू जो है वो एक्टिविटी या नंबर ऑफ रेडिएशंस जो होती है पर यूनिट टाइम वो कम होती जाएंगी। तो इसकी वजह से जो है वो आपको पार्टिकल को रिप्लेस करना पड़ेगा, वरना ये होगा कि जो पुराने वैल्यूज हैं। तो उससे आपके पास पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगी, ना रीडिंग आ पाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज द रेट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम डिक्रीजेस एंड दैट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू शीट्स।
और इसके बाद स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। फिगर 10.1 shows the path of the earth as it orbits the sun. X is a position on the earth where scientists above observe the apparent motion of the sun throughout the year. तो एक्स आप पॉइंट्स देख सकते हो कि वो मार्क किए हुए हैं जिससे ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं जिस पॉइंट पर अर्थ से रिलेटेड। डिटरमाइन हाउ many days it takes the earth to move around its orbit from F to G. Explain your answer. तो F से G तक आपने बताने कि कितने जो है वो नंबर ऑफ डेज होंगे। तो F से G यानी सिर्फ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की बात हो रही है। ठीक है। तो अब टोटल आपके पास क्या होगा कि ये क्वार्टर साइकिल है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ। तो अगर आप चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो 360 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब है 90 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वार्टर साइकिल के इक्वल है। और बी पार्ट है। फिगर 10.1 शोज 4 पोजिशंस EFGA H ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट ऑफ द सन। आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज समर एट एक्स। तो इसमें आपने बताना है कि समर जो है वो किस पोजीशन में होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप एफ वाला पार्ट देखो तो एफ वाला पार्ट सन को फेस कर रहा है एक्स पोजीशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने सारी ऑब्जर्वेशन बस एक्स पे करनी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो एक्स जो है वो सन को इस पोजीशन में फेस कर रहा है जब वो एफ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ पोजीशन पर समर सीजन होगा। और उसके अलावा अगर आप देखो सेकंड पार्ट में आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ अर्थ वेयर इट इज विंटर एट एक्स। तो विंटर में ही होगा जब ये अवे देख रहा होगा। ठीक है, सन से अवे होगा पॉइंट, यानी ये वाली पोजीशन, इसमें ये अवे फेस कर रहा है एक्स पॉइंट। तो ये होगा एच। और सी पार्ट है द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू दिस वैल्यू। कैलकुलेट द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। तो अर्थ ऑर्बिट का जो है वो रेडियस कैलकुलेट करना है एवरेज। तो इसमें फॉर्मूला वही यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू 2 π r/t। तो रेडियस इक्वल हो जाएगा VT/2 π। v की जगह पर स्पीड ऑफ गिवन है यहाँ पर ऑर्बिटल। और टाइम की जगह पर हम यूज करेंगे 365 डेज। और वन डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स। सर इसको डिवाइड बाय 2 पाई करेंगे। और इसको डिवाइड बाय 2 π कर देंगे बस, तो आपके पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आपके पास कुछ आंसर आएगा 150,000,000 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 1.5 11। और उसके बाद है कि अर्थ इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम
स्टेट वन अदर टाइप ऑफ नेचुरली अक्रिंग ऑब्जेक्ट दैट इज प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम। तो इसके अलावा जो है वो आप इसमें जो मेंशन करोगे वो एस्ट्रॉइड्स को मेंशन करोगे, क्योंकि एस्ट्रॉइड बेल्ट हमने देखी थी नोट्स में, डायग्राम में। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट में एस्ट्रॉइड्स अवेलेबल होते हैं नेचुरली, और वो फिर मीटियोर्स बनते हैं आगे जाके। ठीक है, तो ये आपके पास इस पेपर के क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है।